हेलो गाइस, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। बस इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छे से आपको कमेंट्स भी मिल रहे हैं और लाइक कमेंट करोगे तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियो बनाने के लिए। चलिए, अभी मैं आपको खाली बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा जो कोर्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स से जो हम लोग ने पहला बैच चालू किया था वो काफ़ी सक्सेसफुली जा रहा है। अभी भी उसके बैचेस चालू है और उसमें बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं। इसकी जो दूसरी बैच जो चालू होने वाली है वो 6 मार्च से चालू होगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है यहाँ पर ये बैच करने के लिए, तो इसके अंदर फुल्ली प्रैक्टिकल आपको पूरी तरह से नॉलेज दे दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, और कोशिश करेगी कि हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक के। चलिए, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग ये वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। हालांकि एसी पे चलने वाली जो मोटर है, एसी सप्लाई जो चलने वाली मोटर जो है वो रहती है इंडक्शन मोटर, उसका एक प्रकार है। और आज जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूँ वो सिंगल फेज़। बेसिकली सिंगल फेज़ हम लोग घर में यूज़ करते हैं, हमारे घर में एक सिंगल फेज़ आता है या एक छोटे मोटे इंडस्ट्रियल एरिया में छोटी मोटी जगह पे जनरली सिंगल फेज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंगल फेज़ में आप कौन से प्रकार के मोटर का यूज़ करोगे और ये किस प्रकार से काम करती है, ये वीडियो का मकसद है मेरा बनाने के लिए। अगर उसका अंदर का कंस्ट्रक्शन से आप देखोगे तो इसमें एक रोटर रहता है, ये देखो ये रोटर है, ये उसका स्टेटर है, आगे उसका कवर रहता है, ये उसका पूरा मेटल कवर है। पीछे एक पंखा लगा रहता है ताकि स्टेटर को ठंडा रखा जाए। ये कैपेसिटर्स वगैरह रहता है, हालांकि वो अलग टाइप के लिए रहता है, उसको कवर रहता है और पीछे उसकी एक बॉडी रहती है, फ़ैन कवर रहता है। तो ये एक अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किस तरह से एक इंडक्शन मोटर बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं हम लोग इसको। इसके दो ही मेन पार्ट रहते हैं मोटर के अंदर। एक तो अंदर का स्टेटर, ये है स्टेटर, और ये है रोलर, जिसको रोटर भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, रोटर जनरली दो अलग अलग टाइप्स के आते हैं। ये यहाँ पे हम लोग ने जो लिया है वो है स्क्विरल केज मोटर। ये उसका शेफ है जो कि घूमने वाला हिस्सा रहता है, ये रोटर की वजह से ये शेफ घूमता है। ओके, और ये स्टेटर का है, ये उसकी वाइंडिंग दिखाई दे रही है आपको। ओके, अभी इसकी डिटेल में तो बता दूं कि ये जो वाइंडिंग जो रहता है उसके बीच में आप ये देख सकते हैं, ये सब एल्यूमिनियम स्टील के कोर है, इसको हम लोग बोलते हैं कोर्स। ये ऐसे एल्यूमिनियम के शीट्स रहते हैं पतले पतले, और इसको आपस में ज्वाइन करके ये फुल्ली एकदम हैवी गेज एल्यूमिनियम रहता है, जिसको ज्वाइन करके इस तरह से आपको शेप दिया जाता है। ओके, ये शेप के अंदर ऐसी कॉइल्स को राउंड करके बिठाया जाता है, इसको हम बोलते हैं वाइंडिंग। ओके, आप जो काफ़ी लोगों को शायद मालूम रखता है वाइंडिंग के बारे में, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो इस तरह से वाइंडिंग अंदर की जाती है। और ये जो वायर्स रहते हैं अंदर, जो कॉपर वायर रहता है वो इंसुलेटेड वायर रहता है, वो हैवी एकदम अच्छी क्वालिटी के इंसुलेटेड वायर का यूज़ किया करते हैं ताकि ये मोटर अच्छी तरह से चल पाए। और आप देख सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम के जो प्लेट्स ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं एकदम कट करके, राइट। ये इसका मकसद क्या रहता है एल्यूमिनियम प्लेट्स का, कि अच्छी तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, क्योंकि इंडक्शन मोटर है, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर पूरा बेस्ड है। अच्छी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें बने और हीट का एग्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो, इसकी वजह से इस तरह से कोर आपको दिखाई देंगे। ओके, इसके अंदर जो रोटर रहता है वो इस प्रकार स्क्विरल के जो रोटर बोलते हैं हम लोग, इसके इसमें अंदर काफ़ी मैग्नेटिक प्लेट्स, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाते हैं और इसमें भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से मोटर काम करता है। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। ओके, अभी जब भी हम लोग ये वाइंडिंग के ऊपर हम लोग सप्लाई जब भी देते हैं तो यहाँ पे फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने बताया था, डीसी, अगर डीसी मोटर का वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखो, उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। इसके शॉर्टकट आपको साइड में आई करके निशान है वहाँ पे मिल जाएगा, या ये वीडियो के अंत में आपको शॉर्टकट में दे दूँगा। तो जैसे ही इसमें सप्लाई देता हो वाइंडिंग के अंदर, स्टेटर के वाइंडिंग में, तो यहाँ पे एक नेगेटिव हिस्सा बन जाता है और एक साउथ साइड, सॉरी नेगेटिव नहीं है, हम लोग एन पोल और एस पोल, ऐसे चुंबक के दो हिस्से रहते हैं, एक एन साइड और एक एस साइड, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पे नॉर्थ वाला हिस्सा बन जाता है, यहाँ पे साउथ। फिर जैसे ही एसी का दूसरा हिस्सा, एसी में आपको मालूम रहेगा कि पल्स रहता है, यानी आधा एसी ऊपर पॉजिटिव और आधा एसी नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से उसके साइकिल्स चलते रहते हैं। तो आधा हिस्सा जब भी रहेगा तभी एन यहाँ पे रहेगा, एस यहाँ पे रहेगा, और जैसे ही दूसरा हाफ साइकिल आएगा तो ये एस जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, एन जो है नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से ये चुंबकीय तरंग पैदा करता है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ऊपर नीचे ये शिफ्ट होता रहता है। जैसे जैसे पल्स आते जाएंगे वैसे नेगेटिव यहाँ पे, एन यहाँ पे, एस यहाँ पे, वैसे ही फिर वापस एस यहाँ पे, एन यहाँ पे, इस तरह से चलता रहेगा। ये हमारे कोर का यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का तरीका है एसी करंट के अंदर। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मान लो एसी सप्लाई मैं यहाँ पे दूँ
एसी सप्लाई देने पर होगा क्या है कि यहाँ पे एन पोल बन जाएगा, यहाँ पे एस पोल बन जाएगा। ओके, ये देखो ये पूरा एक ही फेज़ है, राइट, और बीच में उसके रोटर लगाया जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और रोटर भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो ये रोटेट करने लगता है। ये आधी फील्ड आने पर एन इधर रहेगा और एस इधर रहेगा, दूसरा हाफ साइकिल आने पर यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। इस तरह से ये इसमें जनरेशन होते रहता है, यानी फील्ड रोटेट होते रहता है। वैसे यहाँ पे भी इसके अंदर भी कुछ फील्ड रहती है जो कि रोटेट होते रहता है और उसकी वजह से फोर्स लगता है और ये जो है रोटर मेरा राउंड 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 घूमता है। शेफ इसका जो शेफ के साथ में अटैच रहता है बेसिकली रोटर, इसलिए राउंड राउंड घूमता है और शेफ भी साथ में गोल घूमता है। ये एक बेसिक मोटर का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी इसके डिटेल में जाता हूँ मैं। अगर आपको बताओ तो टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर की अगर मैं बात करूँ तो इतने प्रकार के इंडक्शन मोटर है। एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, फिर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर और एक शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। बेसिकली शेडेड पोल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। आज मैं कवर अप कर दूंगा इतने मोटर्स के बारे में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। हालांकि अगर मैं टेक्निकली आपको बताऊं तो मोटर को चलने के लिए दो फेज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पहला जो फेज़ है वो आपको स्टेटर को घुमाने का काम करेगा। ओके, तो स्टेटर के अंदर जो नेगेटिव और नॉर्थ और साउथ ऐसे दो पोल्स जनरेट होंगे और दूसरे नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट होंगे, तभी तो रोटर रोटेट करेगा ना, क्योंकि रोटर को फोर्स कैसे महसूस होगा जब भी दो फेज़ रहेगा तो। लेकिन हमारे घर पे तो सिंगल फेज़ है, तो इसको सॉल्यूशन क्या है वो इस मोटर के अंदर आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बताया है, मान लो ये मोटर को खुलने पर अंदर क्या आता है, ये वाइंडिंग रहती है जिसको हम लोग दो वाइंडिंग रहती है इसके अंदर, दो, एक मेन वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। ओके, तो मेन वाइंडिंग और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऐसे दो वाइंडिंग्स अंदर बनाई हुई रहती है एक स्टेटर के अंदर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। एक ही मतलब भले फेज़ एक ही है आपके पास, लेकिन एक में से दो फेज़ बनाया है। देखो ये पहले पोल है, ये पहला पोल है और ये दूसरा पोल है, तो एक जो मेन वाइंडिंग है वो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया गया है। ओके, और जो उसमें से एक वाइंडिंग अलग से ली गई है जो कि ये पोल से लेकर इस पोल में ज्वाइन कर दिया गया है, और उसका कनेक्शन भी इधर से ही आपको बाहर T1 और T2 ऐसे दो दिया। और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग रहता है यानी हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है, उसमें एक स्विच लगा दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फ्यूल स्विच। हालांकि जब भी इसके अंदर अगर मान लो कि यहाँ पे मेरा एक नेगेटिव और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो रहा है और मेरा रोटेट ऑलरेडी रोटेटिंग है, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, आपका डायरेक्टली ये रोटेट होते ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि रोटर को टार्क देने के लिए, टार्क का मतलब है चालू करने के लिए, उसको इनिशियली स्टार्ट करने के लिए उसको कुछ फेज़ की ज़रूरत पड़ता है, फेज़ शिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो टार्क देने के लिए ही आपको दूसरा फेज़ यहाँ पे बनाया गया है, उसको इनिशियली स्टार्ट करने के लिए ही दूसरा फेज़ है यहाँ पे। जैसे ही एक बार रोटर रोटेट करना चालू हो गया ना, ये फेज़ और ये फेज़ दोनों मिला के उसको चालू कर दे, क्योंकि यहाँ पे एन यहाँ पे एस, वैसे यहाँ पे एस यहाँ पे एन, ये आपस में एक दूसरे शिफ्ट होते रहता है। और वैसे ही इसके अंदर भी एन और एस बनते रहता है और ये फोर्स देता है, इसकी वजह से रोटर रोटेट होना चालू हो जाता है। एक बार इसने अपनी स्पीड पकड़ ली 50% तक, मान लो कि इसकी स्पीड आ गई, तो ये जो सेंट्रल फ्यूल स्विच है ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी ये मेरा फेज़ है वो बंद हो जाएगा। यानी फिर मेरा एक ही फेज़ से मेरा कंटिन्यूस, यानी मेन वाइंडिंग से ही मेरी मोटर चलती रहेगी। खाली स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग के कुछ पल तक, यानी जब तक ये 50% इसकी स्पीड ना पकड़ ले तब तक ये स्टार्टिंग वाइंडिंग काम करता है। उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और खाली मेन वाइंडिंग ही काम करना चालू कर देता है। ये सब होता है सेंट्रल फ्यूल स्विच की वजह से। ओके, तो ये स्प्लिट मोटर फेज़ का इंडक्शन मोटर का एग्जांपल है, इस तरह से बेसिकली काम करता है। हालांकि मैं बता दूं कि इसके अंदर जो दो वाइंडिंग जो रहती है, इसमें एक मेन वाइंडिंग इस तरह से कनेक्ट रहती है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग इस तरीके से कनेक्ट रहती है, बीच में रोटर रहता है। तो ये जो वाइंडिंग जो है इसका मेन काम है कि इंडक्शन जनरेट करना, और इसके इंडक्शन और रोटर के इंडक्शन की वजह से रोटर घूमता है। ओके, और ये सेंट्रल फ्यूल स्विच रहती है जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से कनेक्टेड रहती है। ओके, सिंगल फेज़ ही है लेकिन यहाँ पे दो फेज़ बनाया गया है। ओके, सो ये उसका एग्जांपल दिखाया गया, ये इसमें डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश की है जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, अभी दूसरा जो एग्जांपल है, मतलब ये इसका पूरा जो अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया इसका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मैं थोड़ा सा आप बता दूँ, अ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इज़ नोन एज द रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, इट हैज़ अ सिंगल केज रोटर। ओके, ये सिंगल केज रोटर है
एंड इट्स स्टेटर हैज़ 2 वाइंडिंग नोन एज मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग। जैसे कि मैंने बताया कि उसमें 2 वाइंडिंग रहती है, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग को ऑफकोर्स ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोला जाता है। बोथ वाइंडिंग्स आर डी प्लेस्ड 90 डिग्री इन स्पेस, यानी दोनों को आमने सामने रखा जाता है ताकि अच्छी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो। आमने सामने कैसे रखा जाता है मैंने आपको बताया यहाँ पे, ओके, 90 डिग्री के एंगल में। द मेन वाइंडिंग हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस, whereas स्टार्टिंग वाइंडिंग हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टेंस। ओके, तो ये मेन उसका क्राइटेरिया है जिसकी वजह से मोटर स्टार्ट होता है। ओके, द रजिस्टर इज कनेक्टेड सीरीज विथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग। चलो ओके, द करंट, ये सब जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, इसी प्रोसेस को मैंने इंग्लिश में लिखने की यहाँ पे कोशिश की है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग से एक बार रोटर रोटेट होना चालू हो गया, 70 to 80% अगर रोटेशन चालू हो गया अच्छी तरह से, बाद में ये सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच है उसको डिस्कनेक्ट कर लेगा सेकेंडरी वाइंडिंग को, यानी कि मेरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर लेगा। वही यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है। हालांकि काफ़ी अच्छा मोटर है, काफ़ी सारी जगह पे यूज़ भी होता है। चलिए दूसरे मोटर की बात करते हैं। दूसरा जो मोटर है मेरा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कुछ दिखने में इस प्रकार से दिखता है। आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर रहता है और यहाँ पे दो कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। 2 कैपेसिटर यहाँ पे होता है और सिंगल कैपेसिटर इसके अंदर होता है। इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, जैसे आपको स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में बताया गया था, 2 वाइंडिंग, एक ही फेज में से 2 वाइंडिंग बनाए, सेम यहाँ पे सिस्टम है। देखो ये मेन फेज है जिसको हम लोग रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं, और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग इसमें से ही निकाला गया है। ओके, लेकिन फ़र्क इतना है, वहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल फ्यूल स्विच अटैच था, ये स्विच तो यहाँ पे भी है, लेकिन इसके साथ में एक कैपेसिटर लगा दिया गया है। ये कैपेसिटर लगाने का मकसद क्या है? तो स्प्लिट फेज और ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में खाली एक ही डिफरेंस है, मेन कैपेसिटर बैठाया गया है। लेकिन ये कैपेसिटर बहुत इफेक्ट करता है, हम लोग आगे देखते हैं कैसे इफेक्ट करता है। इसके पहले मैं खाली बता दूं कि कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर के अंदर 2 कैपेसिटर बिठाए जाते हैं। जैसे कि ये मेन वाइंडिंग तो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें से स्टार्टिंग वाइंडिंग दिया हुआ है, उसमें एक सेंट्रल फ्यूल जो यहाँ पे एक कैपेसिटर है और इधर भी एक कैपेसिटर बिठा दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। ये कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा, इस सर्किट में हमेशा प्रेजेंट रहेगा, जबकि ये थोड़ी देर के 70-80% जैसी स्पीड पकड़ ली है तो ये डिस्कनेक्ट कर लेगा, लेकिन ये कंटिन्यूस यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे ये थोड़ी देर के बाद ये पूरा वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं उसको अच्छी तरह से। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में थोड़ी सी बात करूँ तो यहाँ पे भी 2, जैसे 2 मेन वाइंडिंग और 2 ऑक्सिलरी, ये दोनों मेन वाइंडिंग है और ये 2 ऑक्सिलरी वाइंडिंग 90 एंगल के डिग्री में रखा गया है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से की गई है इसकी। ओके, यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश की कि वाइंडिंग कैसे है। ओके, अभी होता कैसा है, वाइंडिंग का जो फेज़ है वो कुछ इस प्रकार से लगाया गया है। ओके, उसके साथ में जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसके साथ में कैपेसिटर को अटैच कर दिया गया है। यहाँ पे कैपेसिटर ऊपर दिख रहा है, ये कैपेसिटर हमारे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। ओके, कहाँ पे? ऑक्सिलरी, देखो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, उसके अंदर मेरा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ओके, अभी होता क्या है, खाली मेन वाइंडिंग की अगर मैं बात करूँ, जब भी मेन वाइंडिंग के अंदर मैं सप्लाई देता हूँ, एसी सिग्नल देता हूँ, तो ये पहले हाफ साइकिल में मेरा नॉर्थ यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पे आ जाता है, मतलब नॉर्थ साउथ इस तरह से कनेक्टेड रहता है। और जैसे ही मेरा नेगेटिव यानी ये वाला हिस्सा आता है एसी का, तो ये नॉर्थ और साउथ अल्टा पल्टी हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार अपना जगह चेंज करता है। ओके, तो मेन वाइंडिंग के अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसी तरह से मान लो रोटर, तो रोटर के अंदर भी मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स तो सप्लाई देते ही यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और ये फोर्स अकॉर्डिंग टू एक मैंने आपको 3 हैंड थंब जो रूल बताया था, उसके अंदर मैंने फोर्स के बारे में बताया था कि जैसे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ये फोर्स इस तरीके से देगा, क्योंकि ये एन और एस हमेशा अपनी जगह चेंज करता है, इसलिए फोर्स इसमें जनरेट होता है इसके और इसकी मदद से। तो जैसे ही मैं ये रोटर इसके अंदर डाल दूँ स्टेटर के अंदर, लेकिन एक ही खाली क्राइटेरिया है इसके अंदर, रोटर हमेशा घूमते हुए डालना है इसके अंदर। जैसे इनिशियल इसको स्टार्ट दे दिया और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो ये मेरा रोटर रोटेटिंग करना चालू हो जाएगा, इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे को ऑक्सिलरी वाइंडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका रीज़न ऐसा है, हमेशा अगर हाथ से तो रोटर हम लोग घुमाएंगे नहीं। ओके, इनिशियल स्टार्ट करने के लिए इसको प्रॉब्लम है। क्यों? जब स्टार्ट हम लोग करते हैं ना, इसका एन और एस
ये फ्लक्स करते रहेगा और साथ में रोटर का भी एन और एस जो है अपनी जगह चेंज करता रहेगा, तो उसको रोटर को स्टार्ट करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। ओके तो रोटर को स्टार्ट करने के लिए या खाली जैसे ही मैंने समझो मेन वाइंडिंग रखा और चालू कर दिया तो रोटर जो है ना वो वाइब्रेट करते रहेगा, हमिंग करते रहेगा, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करने के लिए ही इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग का यूज़ होता है। ये देखो ये मेन वाइंडिंग है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ में मैं कैपेसिटर जोड़ देता हूँ। ये क्या करता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी एक फ्लक्स जनरेट करता है। जैसे यहाँ पे एक फ्लक्स था एन और एस का, वैसे यहाँ पे भी एक क्रॉस फ्लक्स जनरेट होगा एन और एक्स का। ये क्रॉस फ्लक्स की वजह से दोनों में से यानी रोटर और स्टेटर का जो एक फ्लक्स मिटा के एक सिंगल फ्लक्स बना देगा। देखो बड़ा, ये देखो ये रोटर और इसका फ्लक्स था, इस तरह से घूमता था आगे पीछे, तो इसको कैंसिल करके एक बड़ा फ्लक्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से ये जो मेरा रोटर है उसको टार्क मिल जाएगा, है ना, जिसकी वजह से मेरा रोटर इनिशियली स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक इसको 70 to 80% ये स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, यानी इतना डिग्री पे घूमने लगेगा, इतना स्पीड से घूमने लगेगा 70 to 80% की स्पीड से, तो मेरा जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर उसको डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा। ओके देखो कैपेसिटर डज द जॉब ऑफ फेज शिफ्टिंग टू प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पे फेज शिफ्ट करेगा जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ये खुद जनरेट करना चालू करेगा और जिसकी वजह से इसको टार्क मिल जाएगा और जिसकी वजह से मेरा रोटर रोटेटिंग करना स्टार्ट होगा। ओके तो ये मेन डिफरेंस है। अभी आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो स्प्लिट फेज रेफर्स टू द डिफरेंट इंट्रोडक्शन to the current across the differential set of winding in the rotor shift of the motor। यानी क्या कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर दो फेज हम लोग ने बनाए हुए थे, ओके और उसमें खाली एक स्विच लगा हुआ था, ओके टार्क देने के लिए। द डिफरेंस इन द फेज इज नेसेसरी टू क्रिएट द टार्क, ओके इंट्रोड्यूस बाय द मैग्नेटिक फोर्स इन द वाइंडिंग टू स्टार्ट रोटेटिंग द मोटर। In capacitor start motor, the capacitor is connected to the winding to create the shift in a phase as before to start the rotor। यानी क्या, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में फेज मतलब फेज को जो शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ओके ये जो अगर मैं आपको टेक्निकली दिखाऊँ तो उसके अंदर फेज शिफ्ट होता था, लेकिन कैपेसिटर की वजह से इतना भी ज़्यादा फेज शिफ्ट नहीं होता, तो स्टार्टिंग उसका आराम से होता था स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। जबकि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है ना बहुत अच्छी तरह से रोटेट होगा, बिकॉज उसका जो फेज शिफ्ट रहेगा ना वो मजबूत रहेगा। ओके ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, कैपेसिटर की वजह से। क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, अगर कैपेसिटर का इनिशियल आपको वर्क बताऊँ तो इसका करंट जमा करने का यानी जो जमा करने का काम कैपेसिटर करता है और एक साथ में पूरा देता है, तो इसकी वजह से फेज शिफ्ट करने में उसको बहुत अच्छी तरह से आसानी मिला और टार्क जो रहेगा वो अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर पाएगा। ये उसका मेन मकसद है कैपेसिटर का। अभी कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन जो मोटर है इंडक्शन मोटर, इसमें क्या डिफरेंस है। जनरली इसका जो इस्तेमाल होता है कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर वगैरह सब जगह पे होता है। इसका मेन इस्तेमाल जो होता है ना, जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो हमारा स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसका मेन एक जो कैपेसिटर है, जैसे ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में बताया वैसे ही सेम काम करेगा, उसमें कोई डिफरेंस काम नहीं करता है। लेकिन ये डिस्कनेक्ट होने के बावजूद एक जो कैपेसिटर है जिसको हम लोग रनिंग कैपेसिटर बोलते हैं वो हमेशा सर्किट में मौजूद रहेगा। ये मौजूद क्यों रहेगा, इसका रीज़न ऐसा है कि मान लो कि ये रोटर के ऊपर कुछ लोड दिया हम लोग ने, ओके तो लोड देने पर वापस मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ इफेक्ट हो जाता है। ओके ज़्यादा समझो एकदम हैवी लोड मैंने दिया है कुछ, तो मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा सा तो आगे पीछे होने वाला, इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो उसको प्रॉपर रखने के लिए हमेशा रोटर परफेक्ट रोटेट होते रहे, पावर फैक्टर उसका प्रॉपर चला जाए लोड आने पर भी, तो उसके लिए कैपेसिटर लगाया था, इसको हम लोग रनिंग कैपेसिटर बोलेंगे। ये क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है ना उसको एकदम प्रॉपर रखने की कोशिश करे, हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से रोटेट परफेक्ट मूव होगा। यानी अगर आप परफेक्शन के मामले में जा रहे हो तो जनरली एकदम हैवी सिस्टम जहाँ पे है वहाँ पे इस टाइप का मोटर यूज़ किया जाता है। ओके द कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, ये काफ़ी बढ़िया मोटर कहलाती है। इसके बाद मैं खाली बता दूँ एक परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर का जो इंटीरियर है वो कुछ इस प्रकार से है, इसमें भी रोटर स्टेटर जैसा था वैसा ही है। इसमें खाली एक मेन डिफरेंस है, ये जो परमानेंट स्प्लिट जो है उसमें कैपेसिटर जो रहता है वो भी प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। देखो यहाँ पे मेन वाइंडिंग रहता है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग रहता है और इसमें कैपेसिटर परमानेंटली अटैच किया रहता है। ओके इसमें सेंटर फ्यूज स्विच नहीं रहता है। ओके मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर, ये तीनों चीज़ हमेशा मौजूद रहती है।
ये हमेशा मौजूद होने की वजह से क्या होता है, द परमानेंट स्टेट मोटर हैज़ अ केज, ओके, केज रोटर, टू वाइंडिंग्स नेम एज मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग सिमिलर टू द कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। यानी जैसे कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर था, वैसे ही का सेम टू सेम आर्किटेक्चर है। इट हैज़ ओनली वन कैपेसिटर कनेक्ट इन द सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग, यानी यहाँ पे खाली एक ही जो है कैपेसिटर कनेक्टेड है, ओके। द कैपेसिटर इज परमानेंटली कनेक्टेड इन द सर्किट बोथ एट द स्टार्टिंग एंड रनिंग कंडीशन। यानी यहाँ पे क्या होगा कि स्टार्टिंग और रन ये दोनों पे एक ही कैपेसिटर काम करेगा, स्टार्ट करते टाइम भी और रन करते टाइम भी, ओके। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए सिंगल वॉल कैपेसिटर मोटर एज द कैपेसिटर इज ऑलवेज इन द सर्किट एंड थ्रो दिस टाइप ऑफ मोटर डज नॉट कंटेन एनी स्टार्टिंग स्विच, यानी यहाँ पे कोई स्टार्टिंग स्विच है ही नहीं। द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज ऑलवेज देयर इन ए सर्किट, यानी यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है ना वो डिस्कनेक्ट नहीं होता। अब तक जितनी भी मोटर आपने देखी, 3 मोटर, जैसे कि स्प्लिट फेज या कैपेसिटर स्टार्ट या कैपेसिटर रन मोटर, उसमें सब में क्या होता था कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कुछ देर के बाद हट जाती थी सर्किट में से। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इसको 2 फेज इंडक्शन मोटर भी कहला जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो हमेशा मौजूद रहेगी। Therefore the motor operates as the balanced two phase motor, इसको 2 फेज मोटर भी कहा जाता है। The motor performs in uniform torque and has noise free operation, यानी यहाँ पे कैसा कि जो टार्क जनरेट होगा ना रोटर के अंदर, वो वाकई में काफ़ी बढ़िया टार्क मिलेगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और प्लस ये अपना नॉइज़ नहीं करता है। नॉइज़ क्यों नहीं करता? बिकॉज ड्यू टू यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जनरेट होते रहता है और ये इसको बैलेंस भी करता रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो है मेंटेन रहेगी इसकी स्पीड, इसका जो नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह नहीं करना है। तो ये सबसे बढ़िया मोटर है। इसका जो एडवांटेज है, द सिंगल वैल्यू हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज, नो सेंट्रल फ्यूल स्विच इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे सेंट्रल फ्यूल स्विच नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। इसकी जो स्पीड है वो एकदम हाई, एफिशिएंसी इन हाई। एज द कैपेसिटर इज कनेक्टेड परमानेंट इन द सर्किट, द पावर फैक्टर इज़ वेरी हाई, पावर फैक्टर एकदम बढ़िया है। और मैंने जैसे बताया, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, टार्क जो मिलेगा, इसको एकदम हैवी आउटपुट मिलेगा ना, स्टार्टिंग जो पॉइंट एकदम टार्क एकदम फास्ट है, ये उसकी खासियत है। तो ये हमारा परमानेंट स्प्लिट इंडक्शन मोटर है। अभी ये तीनों मोटर के बारे में, चारों मोटर के बारे में बता दूँ ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल जनरली वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, फैंस, मोटर्स वगैरह जगह पे यूज़ होता है। फिर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो है, ये टेबल फ़ैन की बात हो रही है, यहाँ पे स्प्लिट फेस टेबल फ़ैन के लिए यूज़ होता है। जबकि हमारे जो नॉर्मली सीलिंग फ़ैन वगैरह रहता है उसमें जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बारे में, ओके। इसका जो इस्तेमाल ग्राइंडर में होता है, एयर कंडीशनर में, कंप्रेसर में होता है, काफ़ी जो जहाँ पे हैवी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल जगह पे आपको कैपेसिटर स्टार्ट भी मिल जाएगी। और परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर की बात करें तो ये फैंस, ब्लोअर्स, हीटर, यहाँ पे भी रेफ्रिजरेटर, ऑफिस मशीनरीज वगैरह में आपको परमानेंट स्प्लिट, जहाँ पे आपको आवाज़ कम चाहिए, टार्क ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए बेहतरीन मोटर है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। बाकी अगर इंडस्ट्रियल यूज़, पानी वीनी का मोटर चाहिए तो आपको जनरली कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर अच्छा है। और स्प्लिट फेस जूने इक्विपमेंट्स में जनरली यूज़ होता था, जैसे कि फ्लोर पॉलिशिंग, जहाँ पे आवाज़ की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपको जो है फेस शिफ्ट यानी कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है तो आपको स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर काम में आएगा। तो ये सबसे अलग अलग टाइप्स के मोटर है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। मैं जल्दी इसमें 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के बारे में भी बताऊंगा, और एक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एक मोटर, वो भी आपको मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे कमेंट का एरिया है, वहाँ पे डालिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, सो दैट मुझे वीडियोज़ बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।